आप सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आलम खान है एंड मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मंदसौर में। आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं अपना प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ वो है फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण। उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को समझना। यह पाठ्यक्रम आपको मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वर्तमान स्थिति, इसमें मौजूद चुनौतियां और अवसरों को समझने में मदद करेगा। खाद्य प्रसंस्करण में प्रमुख अवसरों की पहचान करना। प्रतिभागी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मौजूद विविध अवसरों के बारे में जानेंगे, जिनमें सरकारी योजनाएं, निर्यात के अवसर और आधुनिक तकनीकों का उपयोग शामिल है। खाद्य प्रसंस्करण में चुनौतियों का समाधान करना। मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों को समझें और इन समस्याओं से निपटने के लिए संभावित समाधान जानें। सरकार और बुनियादी ढांचे की भूमिका का मूल्यांकन करना। यह समझें कि सरकारी पहलों और बुनियादी ढांचे का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सुधार और विकास में क्या योगदान है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक समाधान। जानें कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से व्यावहारिक समाधान अपनाए जा सकते हैं। यह प्रशिक्षण 3 मुख्य मॉड्यूल्स में विभाजित है। मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण की संभावनाएं। मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन और सरकारी सहयोग। मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियां। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि कोई भी अगर आप व्यवसाय किसान भाई या हमारे युवा उद्यमी करना चाहते हैं तो उनको ये जरूर पता होना चाहिए कि खाद्य प्रसंस्करण में संभावनाएं हैं या नहीं है, क्योंकि कुछ भी करेंगे हमें जानना जरूरी है। तो पूरे मध्य प्रदेश के का आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि हम इसमें क्रॉप वाइज दिया हुआ है कि कौन सी क्रॉप किस जगह अधिक मात्रा में होती है। आप देखिए ऑरेंज का आप देख लीजिए, छिंदवाड़ा, आगरमालवा, शाजापुर, या ऐसे करके पूरा दिया हुआ है इसमें, आप देख लीजिए। और इससे रिलेटेड क्या क्या इंडस्ट्रीज लग सकती हैं। अब गोवा में जूस है, जैम, जेली, पेस्ट, कन्फेक्शनरी, बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो पूरे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। ये आपको इस स्लाइड से देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्रॉप से कौन से, ये क्रॉप कहाँ उपलब्ध है और उससे कौन से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो ये एक तरह से ये इस क्षेत्र में आपको एक संभावना की दिशा की ओर ले जाता है। और दूसरी जो संभावना के तौर पे मैं देखता हूँ वो, अगर आप मध्य प्रदेश का आप पूरा सिनेरियो देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स 11 हैं, जो हमें ये बताता है कि हमारे पास विभिन्न तरह की मिट्टी है, तरह तरह का अलग अलग लेवल का रेनफॉल है क्रॉप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये हमें एक डायरेक्शन देता है कि हमारा उत्पादन, सीरियल क्रॉप भी हम करते हैं, हम फ्रूट्स भी उगाते हैं, हम वेजिटेबल भी उगाते हैं। तो ये हमें हेल्प करेगा कि हम किस तरह की इंडस्ट्री हम लगा सकते हैं। आप उसी हिसाब से अपना फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जगह का चुनाव करिए और इंडस्ट्री का चुनाव करिए कि वो चीज़ कहाँ पे उपलब्ध है। दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में फूड पार्क है, तो फूड पार्क में जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको दे रहा हूँ कि इंदस मेगा फूड पार्क है, जो आपको यहाँ पे है, खरगोन में है, अवंती देवास में है। तो ये फूड पार्क में अगर आप विजिट करें तो आप वहाँ पे देखेंगे कि बेसिक फैसिलिटीज़ कोल्ड स्टोरेज की वहाँ पे है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ है और टेस्टिंग लैब है। तो ये हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि हम अपनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ पे जाके इस्टेब्लिश कर सकें, वहाँ से हम जाके सीख भी सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है। बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो वो हमें हेल्प करेगा, एक तरह की हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। आगे अगर आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट भी आपको सपोर्ट करता है। डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग की योजनाएं हैं, उसमें डिपार्टमेंट अपनी खुद फूड प्रोसेसिंग स्कीम चलाता है। उस स्कीम में भी सब्सिडी के प्रावधान है, अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो आपको उसमें भी सहायता मिल सकती है। और सबसे ज़रूरी है जो भारत सरकार की PMFE स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम है। ये बहुत अच्छी स्कीम है
इसमें आप क्रेडिट लिंक है 10 लाख का। अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 28 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो 10 लाख को आप उसमें सीधे सीधे आपको सब्सिडी मिल जाएगी। आप अपना नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो लाभ ले सकते हैं। आप आपके पास पहले से अगर कोई यूनिट है उसको आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसका लाभ ले सकते हैं। और तीसरा जो है मार्केट एक्सेस, क्योंकि किसी भी बिजनेस को करने के लिए मान लीजिए कोई आप व्यवसाय कर रहे हैं और आपको किसी ऐसे जगह लगा लेते हैं जहाँ पे उसका मार्केट है नहीं है, तो मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंटर में है, जैसा कि नाम है बीचों बीच है, तो ये हमें एक्सेस देता है दूसरी जगहों पे, दूसरे मार्केट में हम आसानी से एक प्लेस से दूसरी जगह अपने हम जो प्रोसेस प्रोडक्ट है उसको हम पहुंचा सकते हैं। और दूसरे नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का पोटेंशियल को अगर आप देखेंगे कि जैसे कि भारत सरकार इस पे काफ़ी प्रयास कर रही है और हमारी सरकार मध्य प्रदेश सरकार भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ काफ़ी जोर दे रही है, तो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की बहुत डिमांड है। इसी तरह जब हम प्रसंस्करण की बात करते हैं तो हम ये भी तो सोच सकते हैं कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक उत्पाद है उसको हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें या उसको हम उससे ही प्रोसेस प्रोडक्ट बनाएं, क्योंकि अगर आप जो अभी भी कंज्यूमर इसकी तरफ देख रहा है, जो भी हम कंज्यूम कर खपत का मतलब चाहते हैं प्रोडक्ट चाहते हैं, वो इस तरफ देख रहे हैं कि अगर हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम उत्पाद खा रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खा रहे हैं, तो व्हाई नॉट प्रोसेस प्रोडक्ट भी हमें ऑर्गेनिक चाहिए। तो ये इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। और तीसरी चीज़ अगर हम संभावनाओं के तौर पे देखें तो ट्रेडिशनल फूड्स, जैसे आप सभी जानते हैं कि रतलाम की सेव सब कोई जानता है, बट चैलेंजेस इसमें ये है कि हमें इसमें एक संभावना भी, चैलेंज भी है और संभावना भी। संभावना ये है कि ये मशीन इंडस्ट्री क्या है कि छोटे छोटे पॉकेट्स में बटी हुई है और इसमें अभी ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि अगर आप उत्पाद को देखेंगे तो उत्पाद तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मगर अगर एक मार्केट की नीड के हिसाब से देखेंगे तो उसमें पैकेजिंग अच्छी नहीं है। तो इसमें अभी हम बहुत संभावनाएं हैं कि इसमें हम मॉडर्नाइजेशन कर दें, प्रोडक्ट की फार्मूलेशन वही रहेगा ताकि टेस्ट ना चेंज हो, और मगर पैकेजिंग हम उसकी सुधार सकते हैं ताकि उसमें डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में हम आसानी से अपने उस उत्पाद को बाहर भेज सकें। एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ कोर्स मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं अपने प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट करने की, और हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जैसे स्पाइसेस हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में रेडी टू ईट प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, कैंड प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है, तो हम इसका लाभ ले सकते हैं। हमारे पास इसकी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे पास अधिक मात्रा में, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में हमारे कंजम्पशन से ज़्यादा हमारे पास उत्पाद की उपलब्धता है, हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो बिंदु है ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। इसमें आप यहाँ देख लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीनरी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप सही मशीन का चयन नहीं कर सकते तो आप न तो सही प्रोडक्ट बना पाएंगे, न ही आप वेस्टेज कम कर पाएंगे। तो जैसा कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के टाइम पे बच्चे, हम लोग भी कुरकुरे भी अगर आप खाते हो तो आप द फर्स्ट डे आपने पहले दिन खरीदा था उसकी क्वालिटी वही थी, आप 5 महीने बाद भी खाओगे तो उसकी क्वालिटी वही होगी। तो यहाँ रोल आता है मशीन का, तो सही मशीनरी का चयन बहुत ज़रूरी है और सही टेक्नोलॉजी का ज़रूरी है। बट अभी हमारे साथ समस्या मध्य प्रदेश में ये है कि अभी हम जो भी मशीनरी हम यूज़ करते हैं वो मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चर उसके नहीं है। तो मध्य प्रदेश में भी एक संभावना है कि यहाँ पे भी मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स का हब बने, लोग फूड प्रोसेसिंग मशीनरी यहाँ पे बनाना शुरू करें ताकि हमें लोकल लेवल पे अच्छी मशीनरी की उपलब्धता हो और किसान भाई और युवा उद्यमी उसका फ़ायदा ले सकें। इस मॉड्यूल से हमने क्या सीखा? इस मॉड्यूल में हमने समझा कि मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के कई अवसर हैं, जैसे जैविक खेती, पारंपरिक खाद्य उत्पादों का आधुनिकीकरण और निर्यात बाजारों में विस्तार। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं और प्रोत्साहनों के लाभ का भी लाभ उठाया जा सकता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। का इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का क्या स्टेटस है, जिलेवार आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण में अगर हम बात करें तो ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ पे कौन सा उत्पाद का उत्पादन होता है।
और ये हमें एक गाइडिंग टूल के तौर पे हमें हेल्प करता है। जैसे आप यहाँ देख सकती है कि हर ज़िले का एक उत्पाद है, उस ज़िले में कौन सी क्रॉप हो रही है, फसल हो रही है। तो ये एक तरह से कोई भी आदमी अगर खाद्य प्रसंस्करण करना चाहता है तो उसको ये जानना ज़रूरी कि वो उत्पाद कहाँ पे, वो किस मात्रा में उपलब्ध है, ताकि वो रॉ मटेरियल की उपलब्धता एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें कंपोनेंट होता है किसी भी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट को चलाने के लिए। तो यहाँ से आप देख के आप समझ सकते हैं कि किस ज़िले में कौन सा फसल का उत्पादन होता है। आगे हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल क्या है, मतलब हम संभावनाओं की बात करते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी यूनिट लगाना चाहते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस ज़िले में कौन सा उत्पाद है और वहाँ पे क्लस्टर, क्योंकि छोटी यूनिट तो आप कहीं भी लगा दीजिए। जैसे अभी आपने देखा एक जिला उत्पाद का आपने देखा, तो वहाँ पे आपने देख लिया कि किसी पर्टिकुलर ज़िले में मान लीजिए सीहोर है, गोवा वहाँ पे हो रहा है, तो आप वहाँ पे यूनिट लगा सकते हैं। मगर अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर्स है जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट में बड़ा काम करना चाहता है तो वो उसको रॉ मटेरियल भी उसी ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो वो क्लस्टर पे जो उसको जाना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पोटैटो, देवास उज्जैन का एक एरिया है जहाँ पे आलू काफ़ी मात्रा में होता है। तो अगर चिप्स इंडस्ट्री लगानी है किसी भी किसान को या मे भी किसी को यंग एंटरप्रेन्योर है, युवा है, वो लगाना चाहता है तो इस एरिया में बड़ी यूनिट को स्थापित कर सकता है। ये क्रॉप स्पेसिफिक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हम उनको बोलते हैं, ये क्लस्टर पे ही लगाई जाती हैं। जैसे कि आप ये देख लीजिए मध्य प्रदेश में अगर हम संभावनाओं की बात करें तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी होता है कि हम कितना उत्पादन करते हैं। उत्पादन अगर हम फ्रूट में देखेंगे तो ये फ्रूट बास्केट के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा मैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम कितना उत्पादन करते हैं। उत्पादन करने के साथ साथ ये जानना ज़रूरी है कि हमारी खपत कितनी है। तो अगर मध्य प्रदेश की हम कुल आबादी को हम देखें और हमारी जो आवश्यकताओं को अगर हम देखें तो ऑरेंज के केस में आप देख लीजिए, जो संतरे हैं, आम है, गुआवा है, अमरूद है, तो इनमें हम कितना अधिक मात्रा उत्पादन करते हैं, सरप्लस क्वांटिटी जिसे हम बोलते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा हम पैदा करते हैं उसका हम जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं वो हम कंज्यूम करेंगे टेबल वैराइटीज तौर पे, और जो अधिक मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं उसको हम प्रसंस्कृत करेंगे, उसका हम प्रोसेसिंग करेंगे, फूड प्रोसेसिंग करेंगे। तो अब आप यहाँ देख लीजिए कि ये हमें एक तरह से हेल्प कर रहा है कि 87% अनार, जो हम अनार का उत्पादन करते हैं उसका 87% हमारे पास सरप्लस है। ऐसे ही 71% मैंगो का सरप्लस है। तो मैंगो प्रोसेसिंग की भी जो भी आदमी इंडस्ट्री लगाना सकता है, मैंगो प्रोसेसिंग कर सकता है। मैंगो आम के बहुत सारे ढेरों प्रोडक्ट बनते हैं। मैं उसमें कुछ एग्जाम्पल बना दूं जो आज के तौर पे बच्चे हैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैम है, आम की जेली है, ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये हम कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश में अगर हम देखें कि सब्जियों का भी उत्पादन होता है, जिसमें आलू है, प्याज है, ये सारी चीज़ें का उत्पादन होता है। और हमारी आवश्यकताओं के बाहर अगर हम जाके देखें तो इसमें भी हम कुछ अच्छी खासी मात्रा में अधिक उत्पादन करते हैं, अपनी आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन करते हैं। तो आलू के केस में हम जैसा कि हम जानते हैं कि आलू से हम पोटैटो चिप्स बना सकते हैं। छोटी यूनिट लगा के हम पोटैटो चिप्स का उत्पादन कर सकते हैं। अगर हम बड़े में जाएँ तो पोटैटो पाउडर, पोटैटो को उसका सुखाने के पश्चात पोटैटो पाउडर की बहुत मांग है इंटरनेशनल मार्केट में, बाहर भी और अपने यहाँ भी। ओनियन में क्या है, आपने ये देखा होगा कि ओनियन के सीज़न पे अगर आप देखें तो अच्छा खासा इसमें कभी कभी बहुत महंगी हो जाती है, कभी क्या हो जाता है कि सस्ती हो जाती है, किसान उसको फेंक देता है। तो उन सब परिस्थितियों में हम ये देखना है कि हम इसको फेंकने से अच्छा इसका हम प्रसंस्करण कर दें, इसका हम प्रोसेसिंग कर दें। ओनियन के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। हम अपने घरों में आप देखिए ओनियन से हम पेस्ट यूज़ करते हैं, ओनियन का पाउडर भी अवेलेबल है, फ्लेक्स है, ये सारे प्रोडक्ट हम बना सकते हैं ओनियन से। ग्रीन पीस का, मटर का आपने देखा होगा आज के डेट में मतलब हम जो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं घरों में उसमें मटर का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। टोमेटो का अगर आप देखोगे तो टोमेटो एक ऐसा उत्पाद है कि अगर हमने सही से नहीं रखा, सही से नहीं किया तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसमें हम टोमेटो का अगर हम चाहें तो प्यूरी है, टोमेटो का पेस्ट की बहुत डिमांड है, ये सारे प्रोडक्ट हम बना सकते हैं प्रोसेस करके क्योंकि हम प्रोसेस वही करेंगे, प्रसंस्करण हम उसी के करेंगे जो हमारे पास अधिक मात्रा में है। मान लीजिए कोई चीज़ हमारे पास कम है तो उसका हम प्रसंस्करण क्यों करेंगे। तो ये आपको इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ऐसे ही फ्रूट्स का, वेजिटेबल का हमारा क्या उत्पादन से अधिक हम कितना, आवश्यकता से अधिक कितना उत्पादन करते हैं, तो आप इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगली स्लाइड में अगर आप देखेंगे मसालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में अच्छा खासा एरिया है
और इसमें जैसे आप देखिए कि कोरिएंडर का, धनिया है, लहसुन है, मिर्च है, अदरक है। तो इन सारे ये स्पाइस इंडस्ट्रीज़ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इसमें। और इसमें अच्छा खासा जो धनिया का अगर आप देख सकते हैं कि 93% जो हमारी आवश्यकता है उसमें हम 93% ज़्यादा हमारा हम सरप्लस हमारे पास है। तो कोरिएंडर पाउडर की इंडस्ट्री हम लगा सकते हैं, गार्लिक के फ्लेक्स आते हैं, गार्लिक का पाउडर आता है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो इनसे हम छोटी छोटी इंडस्ट्री हम इसमें हम लगा के अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। किसान भाई और में भी युवा उद्यमी जो इसमें काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ें, हमेशा ये प्रश्न रहता है कि जो भी सरप्लस है उसका हम करें तो क्या करें। उसका सरप्लस को मैंने इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैंने उसमें कुछ आपको एक दिशा दे दी है कि जो भी ख़ास तौर से समस्या जो आती है वो उद्यानिकी उत्पादों के साथ ज़्यादा समस्या है। सीरियल जो हैं, जो मैदानी फसलें हैं, जैसे गेहूं को आप रख सकते हैं, चावल आप रख सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते। मगर जो उद्यानिकी फसलें हैं वो उनका जो नेचर है वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इसलिए उनको हमें जल्दी से जल्दी उनको हमें या तो हम सीधे उनका कंज्यूम करें, मगर हम सीधा, जैसे मैंने पहले बोला कि हम सब कुछ तो कंज्यूम कर नहीं सकते, हमें उनको क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी है तो हमें उनका प्रसंस्करण भी करना है। तो इसमें जैसे आप कुछ दिशा मेरी तरफ से जो मैंने सोचा है कि हम हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस को हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैल्यू एडेड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप मान लीजिए, अगर आप कोई चीज़ आप जैसे आलू ही है, आप मान लीजिए 25 रुपये 20 रुपये किलो अगर आप ख़रीदते हैं, उसके बाद में अगर आप बल्क में ख़रीदेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदेंगे तो आपको 5 से 8 रुपये 10 रुपये किलो मिल जाता है। मगर इसके बदले अगर आप देखिए पोटैटो चिप्स का अगर आप पैकेट लेते हैं, 100 ग्राम का पैकेट भी आपको अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है उसमें। तो वो एक तरह का वैल्यू एडिशन है। वो होता ये है कि इससे हम उसकी उत्पाद जो ख़राब होने से हमने बचाया, ख़राब होने के साथ साथ हमने उसमें एक वैल्यू ऐड कर दी, कीमत ऐड कर दी, और उसको हम बाद में भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो हम वैल्यू एडेड ढेरों प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैम है, जूसेस हैं और स्नैक्स बना सकते हैं। अब होता क्या है कि कोई भी कृषि उत्पाद है वो या उद्यानिकी उत्पाद है, उसमें कुछ चीज़ें हम कंज्यूम कर लेते हैं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन्फीरियर क्वालिटी की होती हैं, अच्छी क्वालिटी नहीं होती बहुत। तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि उनको हम एनिमल फीड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिल्क प्रोसेसिंग बहुत बड़ी, जो दूध है, दूध के प्रसंस्करण की इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमें अच्छा दूध की भी आवश्यकता है, ज़्यादा क्वांटिटी के मिल्क की भी आवश्यकता है। तो उसके लिए हम उसको जो भी थोड़ा सा इन्फीरियर क्वालिटी का हमारा उत्पाद है उससे हम एनिमल फीड भी बना सकते हैं। और हाँ, अभी नेक्स्ट अगर आप देख लीजिए यहाँ पे कि नेचुरल प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनते हैं आज की डेट में। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम मार्केट में जो भी केक हैं, पेस्ट्रीज हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, उसमें बहुत सारा सिंथेटिक कलर मिला हुआ है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि नेचुरल डाइज, नेचुरल कलर उपलब्ध ही नहीं उतनी मात्रा में जितनी मार्केट में आवश्यकता है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स से हम बहुत सारे पिगमेंटेड कलर उत्पाद होते हैं, जैसे बीट रूट है, तो इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है एंथोसियानिन, इनको हम एक्सट्रैक्ट करके, डाई बोलते हैं इनको हम, पिगमेंट्स, इनको एक्सट्रैक्ट करके हम वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, उनको दूसरे उत्पादों में यूज कर सकते हैं। इसेंशियल ऑयल्स जैसे हैं, इतना बड़ा मार्केट है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है पूरी उस पर खड़ी हुई है, या परफ्यूमरी इंडस्ट्री है, तो इसेंशियल ऑयल हम प्लांट मटेरियल से निकाल के उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में क्या है कि अगर आपका जो कुछ भी बचा हुआ है, जितना भी वेस्ट है आपका निकल रहा है, जो आप नहीं खा सकते, नहीं प्रसंस्करण उसका कर सकते और कुछ नहीं भी बना सकते, उसको लास्ट में उस जो वेस्ट से आप कंपोस्ट बना सकते हो उस मटेरियल से। तो कहीं ना कहीं उससे हमारी सॉइल की स्वास्थ्य अच्छा होगा और सॉइल की उसमें पोषक तत्व बढ़ेंगे और अब हमारा उत्पादन में वृद्धि होगी। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि मध्य प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विविधताओं के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध हैं, जैसे कृषि जलवायु विविधता और खाद्य पार्कों की स्थापना। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज और परिवहन अवसंरचना, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऑफ कोर्स मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें बहुत काम किया है, हमारा रोड नेटवर्क काफ़ी सुधरा है, बट इसके बावजूद जो इंडस्ट्री की डिमांड है
उस डिमांड में ये क्या है कि अभी भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर गैप हमें दिखता है। मध्य प्रदेश का कई हिस्से हैं जहां अभी भी रोड नेटवर्क अच्छा नहीं है, ट्रेन और एयर कनेक्टिविटी, क्योंकि उद्यानिकी फसलों के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर उनको सही टाइम से हैंडल नहीं किया गया, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, सही से ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया, तो हम उसको लूज कर देंगे। वो हमारे लिए एक घाटे का सौदा होगा, उसका हम फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए अभी भी इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को के सुधार करने की ज़रूरत है, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि इसका हम लाभ ले सकें। और क्रॉप के साथ जो मैं कहना चाहूँगा कि सीजनल फ्लक्चुएशंस इन रॉ मटेरियल सप्लाई, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मध्य प्रदेश में अभी भी जो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी चैलेंज ये है कि किसान भाई उस बस मानसून रेन पे, जो मौसमी वर्षा होती है उस पे वो डिपेंडेंट है। जब अगर अच्छी वर्षा हो गई तो वो अच्छा प्रोडक्शन कर लेते हैं, उनका उत्पादन अच्छा हो जाता है और उसको लाभ मिलता है। मगर जब फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो उनको लगातार रॉ मटेरियल की सप्लाई की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए अगर उन प्रोडक्शन वर्षा अच्छी नहीं हुई, उत्पादन अच्छा नहीं हुआ, तो इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो प्रोडक्शन की प्लानिंग कैसे करे। रॉ मटेरियल की कास्ट ऊपर नीचे होगी, तो ये एक अपने आप में एक चैलेंज है जिस पे हमें इस तरफ ध्यान देना है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कंप्लायंस में हम बात करें, ये अभी मध्य प्रदेश के सिनेरियो पे हम बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल कुछ बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई हैं पीएमपी स्कीम की तरफ। हर जिले में बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं। मगर चैलेंज के तौर पे जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता जांचने के लिए एक अच्छी लैब की आवश्यकता होती है। अभी हमारे मध्य प्रदेश में जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं अभी काफ़ी मात्रा में नहीं है। तो मेरा तो मानना ये है कि अगर ये फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हर जिले में अगर हो जाएं, ताकि उस जिले के जो वो उद्यमी हैं जिन्होंने अपनी यूनिट स्थापित की है, वो अपने उत्पाद का टेस्टिंग करा सकें और टेस्टिंग कराने के पश्चात वो डोमेस्टिक मार्केट में लोकल और बाहर उसका एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये हमारे लिए भी एक चैलेंज है, इस पे इस तरफ हमें ध्यान देना होगा। और तीसरा है स्किल, जो सबसे लास्ट में जो चैलेंज जो समझ में आता है, स्किल शॉर्टेज। किसी भी मशीन को, क्योंकि जब हम फूड प्रोसेसिंग बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें मशीनरी का बहुत बड़ा योगदान है, और सही मशीन का चुनाव और उस मशीन को चलाने के लिए सही स्किल्ड वर्कफोर्स की हमेशा आवश्यकता रही है। क्योंकि फूड को हम कंज्यूम करते हैं तो उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए, फूड सेफ भी होना चाहिए, और क्वालिटी जो हम दे रहे हैं वो लगातार एक जैसी क्वालिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता है ताकि वो सही से प्रोडक्ट फूड प्रोसेस करके सही उत्पाद बना सके। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज फूड प्रोसेसिंग पे चलाएं। मध्य प्रदेश सरकार इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय या जगहों पे इन पर चलाए जाएं ताकि अच्छी स्किल वर्कफोर्स मिल सके और ये उन इंडस्ट्रीज में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाके काम कर सकें। और जब ये स्किल्ड वर्कफोर्स इन इंडस्ट्रीज में जाएगी तो ऑफकोर्स मेरा मानना है कि इससे अच्छा उत्पाद बनेगा, अच्छा क्वालिटी का, और जब ये उत्पाद अच्छा बनेगा तो ऑफकोर्स हम इसको compete कर सकते हैं मार्केट में और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। फाइनेंस ये हमेशा से बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, फूड इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो इसमें सबसे ऑफकोर्स फाइनेंस की आवश्यकता होगी। कि अगर कोई आदमी अगर नई मशीन खरीदना चाहता है, मार्केट की नीड के हिसाब से टेक्नोलॉजी का अपग्रेड करना चाहता है, तो ये बैंक के साथ कुछ इश्यूज आते हैं। तो मेरा मानना है कि बैंक से अभी आज के डेट में जो भी लोन सैंक्शन होते हैं, इंडस्ट्री लोग लगाते हैं, तो उनको चैलेंजेज आते हैं। बैंक आज उनसे कोलेटरल की मांग करते हैं। तो इस दिशा में अगर सरकार या विभाग, उद्यानिकी विभाग इसमें अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो लोगों को आसानी होगी और वो एक आसानी से इंडस्ट्री अपनी स्थापित कर सकेंगे।
और कंपटीशन एंड मार्केट डायनेमिक्स, इसमें ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जानना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे इस्टेब्लिश प्लेयर हैं जो अपना उत्पाद, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो अपना उत्पाद ऑलरेडी मार्केट में बेच रहे हैं। जब भी कोई फूड प्रोसेसिंग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए कोई किसान भाई या युवा उद्यमी आता है, तो वो पहले इस चीज़ को ध्यान में रखे कि इंडस्ट्री ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में किस तरह का उपलब्ध है। हम अगर मार्केट में रुकना चाहते हैं, स्टैंड करना चाहते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट की विशेषता क्या है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, और आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नयापन होना चाहिए। क्योंकि मार्केट किसी भी नई चीज, जब आप कुछ नई चीज लाते हैं, अपने प्रोडक्ट में कुछ दम होता है, कुछ नयापन होता है, तभी उसको कंज्यूमर उसको परचेस करेगा और आप मार्केट में स्टैंड कर पाएंगे। तो ये भी ज़्यादा इसके बारे में समझना ज़रूरी है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये जैसे मैंने पहले इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ये सप्लाई चेन आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। बैकवर्ड लिंकेज अगर हम बात करेंगे तो फार्मर से एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट हो ताकि रॉ मटेरियल की सही से कलेक्ट कर पाएँ। फॉरवर्ड लिंकेज, ताकि हम जो भी इसको फार्मर से लेके आगे इंडस्ट्री तक पहुंचा रहा है, एक प्रॉपर कंप्लीट सप्लाई चेन होनी चाहिए ताकि टाइमली रॉ मटेरियल सप्लाई हो सके इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को। और वेस्टेज, ऑफकोर्स जब आप सही टाइम पे मटेरियल को फ्रेश पिक करेंगे, उसको आप इंडस्ट्री को सप्लाई करेंगे, तो वेस्टेज भी कम होगा और सही मटेरियल मिलने से उसको इंडस्ट्री सही प्रोसेस प्रोडक्ट उसको बना पाएगी। पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, ये एक चैलेंजेस है। जनरली ये इश्यूज ये आते हैं कि जब ये लाइसेंसिंग का बहुत बड़ा इशू होता है, तो मेरा सुझाव है कि अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का व्यवसाय करना चाहता है, तो इसमें जो आज की डेट में उसको अलग अलग सर्टिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, तो इसको सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। कोई भी व्यवसाय करना चाहता है तो अपना उसको सारे जो भी उसको लाइसेंस लेना है, सारी चीज़ें करनी है, तो उसको एक जगह से वो सुविधा मिल जाए, तो उसको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो ये सारे जो चैलेंजेस थे, इसमें इन सब चीज़ों को अगर हम ओवरकम करेंगे तो ऑफ कोर्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में ग्रो करेगी और हमें इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। इस मॉड्यूल में हमने देखा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुछ बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कच्चे माल की आपूर्ति में मौसमी उतार चढ़ाव, तकनीकी उन्नति में देरी और नियामक बाधाएं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकारी एजेंसियों, उद्योग हितधारकों और वित्तीय संस्थानों को एकजुट प्रयासों की आवश्यकता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज के इस खाद्य प्रसंस्करण पे मेरे द्वारा दिए गए व्याख्यान का आप लाभ उठा पाएंगे, और अब हम कुछ प्रश्न आपके सामने रखेंगे और उसका आप उस पर आप फीडबैक देंगे। इस मॉड्यूल से हमने क्या सीखा? हमने इस पाठ्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को समझा। मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उपलब्ध अवसरों का विश्लेषण किया। इस क्षेत्र में मौजूद चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों पर विचार किया। उचित नीतियों और रणनीतियों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार और विकास संभव है। इस विकास से राज्य के आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन को महत्वपूर्ण गति मिल सकती है।